हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं थायराइड कार्सिनोमा, मतलब जो थायराइड ग्लैंड का कैंसर होता है उसके बारे में। तो थायराइड, 1 मिनट, लिटिल बिट, थायराइड कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मीन्स कैंसर। तो बेसिकली हमारे पास ये जो कार्सिनोमा होता है थायराइड के, वो होता है पहला फॉलिकुलर टाइप का। पहले लिखते हैं पैपिलरी, ठीक है। पैपिलरी कार्सिनोमा होता है एक होता है फॉलिकुलर कार्सिनोमा, एक होता है मेडुलरी कार्सिनोमा। और मेडुलरी कार्सिनोमा हो गया, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, पैपिलरी कार्सिनोमा, और यही हमारे इतने होते हैं। और एक और होता है एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। तो मेनली हमें बेसिकली पैपिलरी और फॉलिकुलर कार्सिनोमा पढ़ना है। तो हम पहले बात कर लेते हैं पैपिलरी कार्सिनोमा। पहले तो आपको कोई भी केस मिलता है, लाइक कि आपको थायराइड ग्लैंड का केस मिलेगा, थायराइड ग्लैंड के कैंसर का केस मिलेगा, तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे थायराइड ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होती है। यहाँ पे ये जो थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पर लोकेटेड होता है। लोकेशन इसकी क्या है, बेसिकली जो कैरोटिड शीथ होती है, ये देखो इस तरह से थायराइड ग्लैंड लोकेटेड होता है। यहाँ पे कैरोटिड शीथ होती है, इसके लेटरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरह से ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे कार्टिलेज होता है, क्रिकोइड कार्टिलेज वगैरह, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है। यहाँ पे जुगुलर वेन है, ठीक है। तो ये इसके लेटरली प्रेजेंट होता है। तो ये जब ये नेक में प्रेजेंट है बेसिकली, है ना, हमारा ये नेक में प्रेजेंट है। तो अगर ये नेक में प्रेजेंट है, तो अगर कार्सिनोमा हुआ मतलब ग्रोथ बढ़ गई, तो क्या होगा, यहाँ पे स्वेलिंग आएगी, उसको दिक्कत आएगी, खाने में दिक्कत आना, ब्रीथिंग में दिक्कत आना, ये सारी दिक्कत होगी उसको, ठीक है। तो मेनली ये वाली चीज़ तो रहेगी कि नेक में स्वेलिंग तो रहेगी, ये पॉइंट वो बोलेगा, लेकिन हम उससे आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते वो थायराइड कार्सिनोमा। देयर आर मच मोर फीचर्स लाइक फॉर पैपिलरी कार्सिनोमा। पैपिलरी कार्सिनोमा के लिए आप ये चीज़ देखोगे कि जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। पहली बात तो पैपिलरी कार्सिनोमा की हम बेसिक सी चीज़ें बात करते हैं। पहली बात है ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। आपका पैपिलरी और फॉलिकुलर पढ़ने वाला है, तो पैपिलरी और फॉलिकुलर में मोस्ट कॉमन यही होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन होता है। दूसरी बात, ये उन एरियाज़ में पाया जाता है जहाँ पे आयोडीन सफिशेंट है, मतलब आयोडीन ऐसा नहीं है कि कम है, आयोडीन सफिशेंट एरियाज़ में, ठीक है। आयोडीन सफिशेंट एरियाज़ में पाई जाती है, चिल्ड्रंस में मिल सकता है, और ऐसे लोगों में मिलेगा जो जो आयनाइजिंग रेडिएशंस के प्रोन होते हैं, ठीक है, उनमें मिलेगा। और इसका मीन जो प्रेजेंटेशन होता है 3rd to 4th डेकेड, 30 to 40s में मिलता है। और ये जो है वो वुमेन्स में ज़्यादा मिलता है, वुमेन्स में आप ज़्यादातर इस चीज़ को देखोगे। और इसमें क्या होता है कि ये सारी दिक्कतें आएंगी, डिस्फोनिया, डिस्फेजिया। और डिस्फोनिया मतलब कि उसको डिस्फोनिया मतलब बोलने में दिक्कत होगी, उसकी वोकल कॉर्ड्स कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएंगी, उस पर प्रेशर पड़ रहा होगा, उसकी वजह से बोल नहीं पाएगा ढंग से, डिस्फोनिया, ठीक है। डिस्फोनिया, डिस्फेजिया, डिस्निया, ये सारी चीज़ें उसको मिलेंगी, ठीक है। मेन जो चीज़ें अपन बात करते जाएंगे, जो मेन हैं कि जिससे आप डायग्नोसिस बनाओगे, वो बात करेंगे। तो अब हमें ये पता चल गया कहीं ना कहीं ये किस्सा थायराइड की तरफ जा रहा है, वुमेंस में ज़्यादा मिलता है, और यूजुअली प्रेजेंट एज कोल्ड नोड्यूल, ठीक है, यूजुअली प्रेजेंट्स एज कोल्ड नोड्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये पैपिलरी में मिलता है, ये बेसिकली फॉलिकुलर में भी मिलता है, पर मेनली पैपिलरी में मिलता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको केसेस में ऐसे दिख जाएगा, तो बता दिया। अब हिस्टोपैथोलॉजी में डील करते हैं, ये जो सबसे ज़्यादा है। आपको पता चल गया कि भाई कुछ थायराइड से रिलेटेड है, बट अब हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, जो थायराइड ग्लैंड है, उस थायराइड ग्लैंड की अगर हमें वो मिलेगा तो हमें मैक्रोस्कोपिकली अगर आपके पास थायराइड ग्लैंड है, तो उसमें मिलेंगे पैपिलरी ब्रांचिंग पैपिलर,
आज मैं इसको आपको दिखाती हूँ कैसे ब्रांचिंग पैपिले मिलेंगे। एक बार ये इसको देखो, ये आपको थायराइड ग्लैंड मिला है, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड है। इस थायराइड ग्लैंड में आप देखो ये ब्रांचिंग पैपिले से मिल रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ये ब्रांचिंग पैपिले से हैं। तो ये जो है कहाँ मिल रहा है आपको, ब्रांचिंग पैपिले ये आपको मिलेगा, ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पे आपको ब्रांचिंग पैपिले मिल गए। ब्रांचिंग पैपिले के साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे कि आपने क्या बोला, हाँ, तो आपको ब्रांचिंग पैपिले मिल गए, लेकिन अब थायराइड ग्लैंड ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपको, ये आपको तब मिलेंगे जब आप सर्जरी कर रहे हो, उस टाइम पे आपको मिल जाएंगे। ये बात डायग्नोसिस करने में इतनी हेल्पफुल नहीं है, बट क्वेश्चंस में आ जाती है। अब केस में आया कि अब हमें कैसे पता करें कि क्या है क्या नहीं है, तो हमने करवाई FNAC, ठीक है। हमने जैसे ही उसकी FNAC करवाई और हमें FNAC से हमें सैंपल मिला, हमने उसको हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भेज दिया। हिस्टोपैथोलॉजी लैब में हमें क्या फाइंडिंग्स मिली वो देखो आप, ये देखो, इसको बोलते हैं ऑर्फन्स एनी आई न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, ऑर्फन्स एनी आई न्यूक्लियस। अब क्यों बोलते हैं, थोड़ा इस पे ध्यान हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आप देखो कि ये देखो कि यहाँ पे जो इसमें थोड़ा सा अच्छे से कम दिख रहा है, तो हम थोड़े इस पिक्चर पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आप इन सेल्स को ध्यान से देखोगे कि जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस होता है इसमें बेसिकली क्या होता है, इस जो न्यूक्लियाई होता है पैपिलरी कार्सिनोमा का, उसमें जो क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन होता है वो फाइनली डिस्पर्स्ड हो जाता है, उसकी वजह से वो खाली खाली सा दिखता है। ऐसे दिखता है जैसे ऑर्फन की आई हो, ऑर्फन की आई हो। अभी ये पिक्चर कम अच्छे से दिख रही है, रॉबिन्स की पिक्चर है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसमें देखो आप, ये इतना बड़ा सा ये गोला गोला सा दिख रहा है आपको। अगर इसमें भी कम समझ में आ रहा है, देखो इसको एक बार ध्यान से देखो, इनको देखो कि क्रोमेटिन फाइनली डिस्पोज होने की वजह से एक ऑर्फन आई न्यूक्लियस की ऑर्फन आई क्या मिलेगा, ऑर्फन आई न्यूक्लियाई मिलेगा, ठीक है। और सामोआ बॉडीज, सामोमा बॉडीज़, ठीक है। तो सामोमा बॉडीज़ मिलेंगी, तो ऑर्फन आई न्यूक्लियस और सामोमा बॉडीज़ मिलेंगी। देखो कैसे कि अब हम इसको थोड़ी अच्छी सी पिक्चर में दिखाते हैं आपको। यह देखो, यहाँ नहीं, ये देखो आप, ये पिक्चर आपको बहुत क्लियर करेगी चीज़ों को। ये आप देखो कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, उसमें खाली सा स्पेस दे रहा है। तो ये चीज़ आप जब भी देखो तो वो होती है ऑर्फन आई न्यूक्लियस। इससे ऑर्फन आई न्यूक्लियस ऐसे थोड़ा सा, ऐसे ऑर्फन की जैसी आई होती थी, उसको थोड़ा सा हमने बोला कि इसकी तरह दिखती हैं, तो हमने बोल दिया ऑर्फन आई न्यूक्लियस ड्यू टू वाइडली डिस्पर्स्ड क्रोमेटिन, ठीक है। तो ये आपको चीज़ दिख गई, ठीक है। और ऑर्फन आई न्यूक्लियस, और ये होती है सामोआ बॉडी। क्या होती है, सामोआ बॉडी। यहाँ पे आप देखोगे कि जो माइक्रोस्कोपी देख रहे हो उसमें कहीं कहीं सामोआ बॉडीज़ मिलेंगी। चलो उसको भी दिखाते हैं। यहाँ पे देखो सामोआ बॉडीज़ दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये सामोआ बॉडी आपको दिख गई होगी, है ना, सामोआ बॉडी मिल गई यहाँ पे इस पिक्चर में तो थोड़ी कम दिख रही है सामोआ बॉडीज़, पर सामोआ बॉडीज़ बहुत ईजिली दिख जाती हैं। अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाऊँ, उसमें जब आपको हिस्टोपैथोलॉजी लैब में दिखाएंगे, तो इस वाले में देखो आप, इस वाली पिक्चर में ये देखो, इस एक और पिक्चर देखोगे, जितनी ज़्यादा पिक्चर्स देखो उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। नहीं तो ऑर्फन आई न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ऑर्फन आई न्यूक्लियस दिख रहे हैं, और सामोआ बॉडी दिख रही है। अब बात आती है कि भाई कि हमें डायग्नोसिस करने के लिए व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डायग्नोसिस, कि आपको मान लो क्या मिल गया आपको, ये ऑर्फन आई न्यूक्लियस मिल गया, ठीक है, ऑर्फन आई न्यूक्लियस मिल गया, लेकिन आपको पैपिलरी स्ट्रक्चर्स नहीं मिले। आपको पैपिलरी स्ट्रक्चर्स नहीं मिले तो आप क्या बोलोगे कि वो पैपिलरी कार्सिनोमा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पैपिलरी कार्सिनोमा बोल दो कि इवन इफ द पैपिलरी स्ट्रक्चर्स आर नॉट प्रेजेंट, सो डायग्नोसिस कैन बी मेड इवन इन absence of papillary structures, ठीक
ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि पैपिलरी स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होंगे, फिर भी आप बोल सकते हो कि भाई कि ये किसका केस है, पैपिलरी कार्सिनोमा का केस है। अब नेक्स्ट चीज़ जो मुझे बतानी है यहाँ पे, जो आपको नहीं बताई, वो क्या है कि इसमें जो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग यहाँ पे हम देखेंगे। आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड का आपने जब डेवलपमेंट पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ये एक थायरोग्लॉसल डक्ट से बनता है, ये एबरेंट हो जाता है। एबरेंट मतलब रेमिनेसेंट टाइप बोल लो। तो ये इसको हम बोल रहे हैं लेटरल एबरेंट थायराइड। ये थायरोग्लॉसल डक्ट का रूट है, ठीक है। इसी रूट से, यही रूट से अब ये मतलब ग्रो करेगा। और ये जो है जब ये ग्रो करेगा, तो जब ये ग्रो करेगा तो ये इसका इन्वेजन कहाँ होगा, सर्वाइकल लिम्फ नोड। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से ये जो थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड का इन्वेजन अप टू द सर्वाइकल लिम्फ नोड। तो यहाँ पे जो पर्सन होगा उसको यहाँ पे सॉइलिंग मिलेगी, यहाँ पे सॉइलिंग मिलेगी, ठीक है। तो एक लाइन में लिखना चाहूँगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेटरल एबरेंट। ऐसी ना ये लाइंस में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यार ये स्टैंडर्ड बुक्स की लाइन है जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इवन इन द एग्जामिनेशंस, इट जस्ट नॉट फॉर द क्लिनिकल, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम्स। सो lateral aberrant thyroid donates a cervical lymph node invaded by papillary carcinoma, ठीक है। तो lateral aberrant lymph node donates a cervical lymph node invaded by papillary carcinoma, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो मेटास्टेसिस होती है वो लंग में होती है, लंग में, फिर लीवर, बोन, ब्रेन, इस तरह से होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छी बात इसकी पैपिलरी कार्सिनोमा की ये है कि इसका एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस। अगर पता चल गया तो ये ट्रीटेबल है, ठीक है। तो इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, ठीक है। ये हो गया हमारा पैपिलरी कार्सिनोमा की बात। लेकिन अभी आपको सर्जरी करनी है, ठीक है। अब मान लो सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखना है